Hi guys, hope you all are doing well. So today we'll be starting off with the second part of the video, measurement of national income. So basically it is the third chapter of your macroeconomics, and today we'll be discussing about the expenditure method and some precautions related to income method. In the past video, I had discussed about meaning of national income in detail and the two methods to get the national income. One of them was value added method and another was income method. So I discussed about the components, their formula and their precautions. Since the last video was getting too long, I have not uploaded the precautions of income method in the same video. So I'll be discussing it right now and then we'll be proceeding for the expenditure method. So I'm just giving you a brief about income method कि ये एक ऐसी method होती है जिसकी मदद से हम लोग national income निकालते हैं by adding all the income earned by the factors of production and also by the people who do not belongs to our country and residing in some other country but are considered as our normal resident. So whatsoever income is being earned by them is also included to find out the overall national income. ठीक है, तो जब हम इनकम मेथड निकालते हैं तो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम जैसी चीज़ों को ऐड करते हैं. इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम इन वेरी डिटेल. So I will just advise you to go and watch that video if you have not seen it yet. So yeah, let us begin with the precautions. The first precaution is transfer income. So we never include transfer income. You must be knowing what is the meaning of transfer income. Transfer income is the income which is earned विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. ठीक है, तो वो इनकम जो है कभी भी हम इनकम मेथड में नहीं इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट डज नॉट लेट एनी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सेकंड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. तो जब भी सेकंड हैंड गुड्स का सेल होता है तो उससे जो भी इनकम मिलती है, से फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी कार बेच रही हूँ तो उससे मुझे जो भी इनकम मिलेगी आई विल नॉट इंक्लूड इट इनटू द नेशनल इनकम क्योंकि उसकी फर्स्ट काउंटिंग इनिशियल परचेज पे ही हो चुकी होती है. बट यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि एक इनकम मतलब कि देर आर सम मीडिएटर्स हु आर इनटू द वर्क ऑफ मेकिंग सच सेकेंड हैंड डील पॉसिबल. तो जो कमीशन वर्कर्स होते हैं या फिर जो एजेंट्स होते हैं तो उनकी जो इनकम होती है वो हम इंक्लूड करेंगे बट द इनकम विच वी हैव अर्न आउट ऑफ आवर सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड. द थर्ड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर बॉन्ड डिवेंचर. सो इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज टर्म्स बट इन द वेरी प्रिस्क्राइब फॉर्म आई कैन टेल यू कि ये एक ओवरऑल कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है. तो जो भी शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर्स होते हैं या उससे जनरेटेड कोई भी इनकम होती है वो हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी इनकम से भी केवल मनी का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है. Then windfall gains is related to the lottery and the gifts you get. So we never include such incomes because again it does not lead to any productive service or production of goods. Okay, then आता है imputed value of services. So imputed value of services में वो चीज़ें आएंगी जो ओनर ने खुद से की है मे बी फॉर देयर एम्प्लॉयज़ या फिर अपने खुद के सेल्फ पर्पस के लिए जो चीज़ें की होती हैं वो इम्प्यूटेड वैल्यूज होती हैं. सपोज आपने एक आप जिस लैंड पे काम कर रहे हो इट यू ओन दैट लैंड. ठीक है, हेंस यू डोंट हैव टू पे एनी रेंट और समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल अगर आपने वो किराए से लिया होता और उसकी रेंट भरनी पड़ती तो वो जो वैल्यू होती है वो इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाती है which has to be included into the procedure. Then the next point is payment of past savings. So I have written something wrong. It should not be of, it should be from. तो जो भी पेमेंट आपको पास सेविंग में से करना होता है मतलब जो आपकी वेल्थ होती है या कुछ सेविंग्स होती है उसमें से आप कुछ पेमेंट करते हो तो वो भी इनकम मेथड का पार्ट नहीं होता है क्योंकि वो ऐसी इनकम नहीं होती है जो कि आपने अभी अर्न करी है, अभी प्रोडक्टिव सर्विसेज से अर्न करी है. दे आर ऑल योर सेविंग्स. लास्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट से कुछ डायरेक्ट सर्विस उसके आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो. दैट्स द जनरल अमाउंट यू नीड टू गिव टू द गवर्नमेंट एंड हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर ऑफ इनकम मेथड. So hope all these precautions are pretty much clear to you. If you have any doubt, you can left it out in the comment section. Now moving forward with the last method, that is the expenditure method. So expenditure method का जो एक्रोनिम है वो है GDP-MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो इसकी अगर मैं एक छोटी सी और मतलब ईजिएस्ट डेफिनेशन बताऊँ तो जो भी फाइनल एक इनकम होती है बाय दी हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स उनको वो जाकर स्पेंड करते हैं और उससे जो भी एक्सपेंडिचर इनकम निकलती है मतलब जो भी जो इनकम आउट ऑफ एक्सपेंडिचर निकलती है यानी कि मैंने मेरी टोटल इनकम में से जितना खर्चा किया है मे बी बीइंग द हाउस होल्ड और अ बिजनेसमैन और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ फॉरेनर, तो जो भी मैंने अपनी फाइनल इनकम यानी कि फैक्टर इनकम में से जो भी खर्चे किए हैं उन सबको अगर मैं इंक्लूड कर दूँ सो आई गेट माई एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर. और कहीं ना कहीं वो एक्सपेंडिचर किसी की इनकम ही होती है. तो ये मेथड जो है वो सिमिलर ही है और वी कैन से इन सब का मोटो एक ही होता है, इनकम को निकालना, नेशनल इनकम को निकालना. बस इनके जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं. So expenditure method क्या होगी basically? It is sum total of all the expenditure being done by the earners of factor income will give you the resultant as expenditure. Uh,
of the nation at an aggregate level. So the components of expenditure method are private final consumption expenditure. So private refers to public, like household and the those people who are indulged into some productive activity and then finally gets the factor income. तो उन लोग को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है. तो जो बेसिक हाउस होल्ड होते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने फैक्टर इनकम करी होती है, और तो वो जिस जिस भी प्रकार का एक्सपेंडिचर करते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होते हैं. सिमिलरली जब गवर्नमेंट अपने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, फॉर एग्जाम्पल नया पुलिस स्टेशन बनाना या फिर नया फर्नीचर बनाना उनके स्टाफ के लिए या जो भी, तो जो भी गवर्नमेंट करती है फाइनल कंजम्पशन करती है आउट ऑफ देयर इनकम, तो वो भी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है. द थर्ड पॉइंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसके अलावा जो भी डोमेस्टिकली हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो भी हम हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होते हैं. तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिजनेसेस को करना होता है. इन्वेस्टमेंट जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी हो सकता है और गवर्नमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है. तो इन सब का जो सम टोटल आएगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो कहलाएगा. अब इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक. हमने पुराने चैप्टर्स में पहले ही पढ़ा है कि अगर स्टॉक को आप 1 साल से ज़्यादा रख देते हो तो वो आपका कैपिटल कहलाता है. तो वो वाली वैल्यू जो है वो GDFC का पार्ट होगी. सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है जिसमें आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें हम वो चीज़ों की बात करते हैं जिससे कि फिक्स्ड कैपिटल आपने कहीं ना कहीं परचेज किया है. तो फिक्स्ड कैपिटल बिजनेसेस के द्वारा, रेसिडेंशियल पर्पस के द्वारा या फिर पब्लिकली भी आप खरीदते हो, तो पब्लिकली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी जब कभी भी अपना कैपिटल फॉर्मेशन करती है तो GDFC का ही पार्ट होता है. एंड द लास्ट टर्मिनोलॉजी नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स इज नथिंग बट द वैल्यू विच वी गेट आफ्टर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो X माइनस M इसका एक्रोनिम वर्ड होता है. तो इन चारों यानी कि PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट का जो टोटल निकलता है उससे ये पता चल जाएगा कि एक तो नेशन में कितनी एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ है आउट ऑफ द पीपल हु हैव अर्न द फैक्टर इनकम. So as I've told you, expenditure method को हम लोग GDP-MP से डिनोट करते हैं. So PFC, that is private final consumption expenditure, then government final consumption expenditure, it has to be GDFC, and then GDFC में आता है GFCF, gross final consumption expenditure, sorry, gross final capital formation, then change in stock, and the last part is आपका export minus import, that is net export. So as I have taught you that how we can go to the national income from gross domestic product at market price, तो उसकी जो कन्वर्जन होती है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखी है. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. तो जब हम ग्रॉस से नेशनल पर जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आते हैं तो हम NFIFA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं. और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम NIT यानी कि अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं. सो दिस विल बी द फॉर्मूला GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIFA माइनस NIT विल गिव यू NNP-FC. Now, while solving that, we need to keep some points in mind. That's the precautions. The first thing is expenses on intermediate good. तो expenditure जो होते हैं हम intermediate good पे भी कर सकते हैं. से for example एक sweet shop वाला milk जो है खरीद रहा है, ठीक है, तो वो उसका intermediate good हो गया, तो वो हम include नहीं करेंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन भी बढ़ता है और फिर डबल काउंटिंग्स के भी प्रॉब्लम आते हैं. सेकंड थिंग इज ट्रांसफर पेमेंट. अभी तक हम लोग ट्रांसफर इनकम पढ़ते आए हैं क्योंकि हमने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पढ़ी. एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या बातें करते हैं, पैसे देने की बात करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट की बात हो रही है. जैसे कि आप किसी को ट्रांसफर पेमेंट देते हो, ठीक है, आपके फर्म में से जो आपने खुद से फैक्टर इनकम के थ्रू अर्न करा है, आपने प्रोडक्शन करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करा है, और फिर आपको कुछ पे करना पड़ता है विच इज टू समवन हु इज नॉट liable to do any productive service or do any kind of production. तो उनको जो हम पेमेंट देते हैं वो भी एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. थर्ड थिंग इज परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड. सिमिलरली जैसे हम जो इनकम जनरेट होती है सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड से, वैसे ही परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड से जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट इज परचेज ऑफ फाइनल असेट. तो जब भी हम, आई एम सो सॉरी, इट इज़ नॉट फाइनल, इट हैज़ टू बी फाइनेंशियल. तो जो भी हम फाइनेंशियल असेट यानी कि वही हमारे असेट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उनके भी परचेज पे हम वो जो भी पैसा लग रहा है उसको एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन अवर ओन अकाउंट. तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हम हमारे खुद के लिए कर रहे होते हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है. जैसे कि आप कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो आपके खुद के पर्पस के लिए हो गया ना, तो आप वो चीज़ें भी इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम निकालते टाइम. सो या दैट वाज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड. होप यू हैव गॉट इट. सो इफ यू हैव गॉट एनी डाउट you can just write your doubt in the comment section. I'll definitely entertain it. And if you've really liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Also share it with all your friends. Thanks for watching.